नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और मैं इस समय रिसर्च स्कॉलर हूं। हम एक सीरीज चला रहे हैं क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है, तो एक राजनीतिक जागरूकता आप सभी में कहीं ना कहीं होनी चाहिए और एक समाजशास्त्र के स्टूडेंट होने की जो है हैसियत से मैं आप सभी को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो कई वर्ग के लोगों के लिए पसंद है। एक तो वे जो भारत के नागरिक हैं और कम से कम जो है राजनीतिक समझ उनकी है, तो उनको इसके साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनकी शायद बढ़ जाए। दूसरा, अगर आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको ये वीडियो आपको लाभ देगा, क्योंकि आपके एक पेपर में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मेंशन है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये मेंशन है, आपको वहाँ भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब आप अपने सिलेबस को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप हमारे वीडियो को देखिए और आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, ये हम एश्योर करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर, यानी राजनीतिक परियोजना पर। इस सीरीज में हम इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहला वीडियो था पॉलिटिकल कल्चर पर, राजनीतिक संस्कृति पर। दूसरा वीडियो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी राजनीतिक संप्रेषण पर। तीसरा वीडियो था जो है वोटिंग बिहेवियर पैटर्न पर, मतदान व्यवहार पर। और चौथा वीडियो आज है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर यानी राजनीतिक परियोजना पर। तो हम ये समझते हैं कि राजनीतिक परियोजना बेसिकली होती क्या है, इसे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आज हम राजनीतिक परियोजना को समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन है ना, या राजनीतिक परियोजना है, उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इस बात को सबसे पहले समझें कि पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल जो हो वोटिंग बिहेवियर पैटर्न, ये सब चीज़ें क्या हैं। इन पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल कल्चर ये है कि हम अपने समाज की, राज्य की और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को समझें, उसके अनुसार व्यवहार करें। दूसरा है कि पॉलिटिकल जो है वोटिंग बिहेवियर पैटर्न, तो हमारा मतदान व्यवहार जो है तार्किक होना चाहिए, हमारे समाज क्षेत्र के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला हो, हमारे देश को प्रगति पर ले जाने वाला हो। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में हमारे और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में एक गैप नहीं होना चाहिए, जिससे वो हमारे मांगों को, ज़रूरतों को, हमारे कंसर्न को समझ सकें और जो है पार्लियामेंट में जो है उसे उठाएं और अपने पार्टी के एजेंडा में उसे शामिल कराएं। अब आज चूँकि हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसे समझते हैं कि जैसे इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम जो है संसाधनों को उचित उद्देश्यों की प्राप्ति में लगाएं, ठीक है, और तब हम उसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की श्रेणी में रखते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? आमतौर पर क्या होता है कि जो राजनीतिक दलों का या तो हम समर्थन करते हैं या तो विरोध करते हैं। तो ये जो समर्थन विरोध है, ये हम 2 आधारों, या तो हम किसी पार्टी के समर्थक होंगे या तो हम उसके विरोधी होंगे। तो जब हम समर्थन में होंगे तो उसके विभिन्न आइडियाज़ को, विभिन्न विचारों को, विभिन्न एजेंडा को हम लोगों के बीच में उसे फैलाएंगे, उसे बताएंगे कि हमारी पार्टी का ये विचार है, ये एजेंडा है, ये सोच है, इसके साथ आप लोग जुड़िए। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो उसके हम नाकामियों को, भ्रष्टाचार को, जो उसने वायदे किए थे उनको आम जनता को आम भाषा में इसी तरीके से समझाते हैं। तो ये एक हमारा पॉलिटिकल एक एजेंडा बना हुआ होता है इलेक्शन के बीच में। हालांकि आमतौर पर इस तरीके की बातें 5 साल तक भी होती रहती हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव लाना, व्यवस्था का पुनर्गठन करना। जैसे कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, पॉलिटिकल पार्टी के जो है छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, जो तमाम ग्रुप्स होते हैं विभिन्न पार्टियों के, उनका उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, उनसे क्वेश्चन करना। टीवी, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब इत्यादि प्लेटफॉर्म्स पर ये इस तरीके के जो डिस्कोर्स हैं, बहसें हैं, वो चला करती हैं। तो जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो अगर कंटिन्यू करे तो अपनी गलतियों को समझे, और अगर वो सरकार नाकाम रही है जनता के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने पर,
तो उसे हटा दिया जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि आमूल चूल बदलाव करना या पुनर्गठन करना, इसका ये मतलब हुआ। अब हम लोग आगे समझेंगे कि जो आम जनता है उसकी जो वो जो है आमतौर पर जो राजनीतिक कार्यप्रणाली होती है उससे आमतौर पर वो अनभिज्ञ ही होती है, उसके प्रति बहुत अवेयर नहीं होती है। तो हमारी एक सजग नागरिक के तौर पर यह भी जिम्मेदारी बनती है कि उसे हम सजग और क्रियाशील बनाएं। जैसे जब हमारा देश स्वतंत्रता संघर्ष की आग में जल रहा था या एक तरीके से गुलाम थे, हम कॉलोनियल सिस्टम में थे, तो हमारे लोगों में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अंग्रेज़ों ने पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था। उनकी कोशिश क्या थी? उनकी कोशिश ये थी फ्रेंड्स कि वो हमें गुलाम बना के रखें, और इसलिए वो कहते थे वाइट्स मैन बर्डन, कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया का कल्याण सुनिश्चित करें, वहाँ मानवीय मूल्य लाएं, लोकतंत्र सुनिश्चित करें, इस तरीके की बातें कहते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें देखा गया कि, और वो बताते हैं कि एक अंग्रेज कई हिंदुस्तानियों से भारी है, मतलब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हमारे सैनिक भी जब उसमें शामिल हुए तो उन्होंने देखा कि जब अंग्रेज भी हारते हैं, चोट खाते हैं, तो वो दुखी होते हैं, जबकि उन्होंने अपनी जो छवि को सुपर ह्यूमन जैसी बना रखी थी, है ना। तो इससे हमारे अंदर, हमारे युवाओं में, जब वो अपने गांव में गए, लोगों के बीच में गए, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया उनकी बातों से समाज में कि हम लड़ सकते हैं। फिर जैसे गांधी जी ने जब फॉरेन में, दक्षिण अफ्रीका में जब प्रयास किए, सत्याग्रह किए, तो वहाँ उन्होंने समझा कि भारतीयों में काबिलियत, क्षमता तो है कि वो अपने जो है सम्मान को प्राप्त कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसीलिए कहा गया कि जो आम जनता है वो आमतौर पर राजनीतिक जो कार्यप्रणाली है उससे अनभिज्ञ होती है। तो जो सिविल सोसाइटी है, जो विपक्ष है, इवन जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे सजग बनाए, क्रियाशील रखे, ठीक है, ताकि वो किसी पार्टी का या अलग अलग पार्टी का समर्थन करें। कुल उद्देश्य ये है कि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बड़ी मात्रा में सुनिश्चित होता हो, वो भी सक्रिय पार्टिसिपेशन, निष्क्रिय नहीं, ठीक है। अब यही जो चीज़ है बहुत सारे जो विकसित देश हैं उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, और जो गरीब मुल्क होते हैं उसमें नहीं होती है। कैसे? जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनमें ये कैसे ज़्यादा होती है? जैसे आप देखते होंगे जो नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ हैं, उनमें सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता से पूछती है। जैसे अमेरिका में है, वियतनाम वार के समय जनता ने खुद ही अमेरिका का विरोध किया और उनको जो है वो विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर ये बहुत ही जो है वीक पोजीशन में है। जैसे आप अफ्रीका में जाएं तो जहाँ कबीलाई कल्चर है, जहाँ एक तरीके से सेमी डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। म्यांमार में निर्णय कौन लेता है? सेना। पाकिस्तान में मुख्य निर्णय कौन लेता है? सेना। जैसे ही सत्ता तंत्र उसका विरोध करता है वो खुद ही सत्ता में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इसलिए कहा गया कि उस पार्टिसिपेशन को या उस मोबिलाइजेशन को जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। जो सेमी डेमोक्रेसीज हैं या जो मतलब नॉन डेमोक्रेसीज वाली कंट्री हैं, जबकि जहाँ पर एक्टिव जो है डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा सजग रूप में हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें जो भर्ती है, विकास की मात्रा है, ये जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। भर्ती और विकास की मात्रा का स्तर इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुख्य तौर पर लोगों को सजग कर सकें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित नहीं हो सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमने आज़ादी के समय क्या देखा कि अलग अलग देश में नेतृत्व था, ठीक है, अंग्रेज उसी का फ़ायदा उठाते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया? सबसे पहले उन्होंने सांप्रदायिक जो है एक कानून लेकर आया, पार्लियामेंट एक्ट जिसे कहते हो आप। उसके द्वारा उन्होंने ये करने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व हो। उस प्रतिनिधित्व के तहत चुनाव 1920-21 में हुए और वहीं से एक डिवाइड एंड रूल का बीज पड़ गया देश के अंतर्गत, ठीक है। तो एक तो ये देश को एक नहीं होने देता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने 1 साल तक भारत घूमा और जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब के कहने पर, इसी वजह से कि उन्होंने इंडिया के लोगों की जो है सोच को समझने की कोशिश करी। उन्होंने कहा था गोखले साहब ने कि आप आँख और कान दोनों बंद कर लीजिएगा,
अनावश्यक टिप्पणी या जो है प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए सिस्टम को, लोगों को। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जब अपना मूवमेंट शुरू किया तो उसमें वो अपने तरीके से उसको स्टार्ट किया और लोग उसके साथ आकर जोड़ते रहे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा कैसे उठाया, जैसे मुस्लिम लीग अलग थी, हिंदू महासभा अलग थी, आरएसएस अलग थी, गरम दल था, नरम दल था, ऐसे छोटे छोटे तमाम स्वराज पार्टियाँ और आज़ाद हिंद फौज, ऐसे तमाम जो है रीजनल और जो है बड़ी पार्टी के तौर पर संगठन उभरे थे, जिनकी वजह से अंग्रेज़ों को डिवाइड एंड रूल के कंसेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। लेकिन गांधी जी के जो जागरूकता के प्रयास थे, जो उनके और उसके साथ ही जो एक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में चलाए गए थे, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, राजा राममोहन राय जी, ऐसे लोगों ने गंभीर प्रयास किए थे, उनकी वजह से लोगों में अपनी अस्मिता, अपने सम्मान के प्रति लड़ने की क्षमता आ गई थी। तो वो जो है एक नए प्लेटफॉर्म पर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कहीं ना कहीं सहभागी हो सकते थे। जबकि ये विचार जो है 1857 के विद्रोह में देखिए कहाँ मध्यम वर्ग ने भाग लिया था, बहुत ही कम दिखाई देता है। लेकिन गांधी जी के इतने प्रयास के बावजूद एक स्टडी में पाया जाता है कि जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस दौरान भारत के बहुत करीब 46-47% लोगों ने ही स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था, यानी कि लगभग 50% लोग तब भी अवेयर नहीं थे, जबकि उस दौरान जो अंग्रेज़ों की संख्या थी वो 1,05,000 थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने कम जो है अंग्रेज़ थे और हमारी जो सामाजिक ढांचा था उसको उन्होंने किस तरीके से तोड़ के रखा था, जिससे वो इसको बेहतर तरीके से जो है एफिशिएंट तरीके से संचालित करते थे और एक्सप्लॉइट करते रहे थे। इसी को अगर हम मार्क्स के शब्दों में कहें तो मार्क्स क्या कहता है कि अगर हमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चाहिए तो हमें अपने अंदर चेतना विकसित करना पड़ेगा, क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी अपने में से अपने लिए वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब आमतौर पर अगर हम आज के संदर्भ में देखें दुनिया का स्वरूप जिस तरीके का है, तो कई दुनिया के राष्ट्रों में जो है दक्षिणपंथी सरकारें हैं, कई जगह वामपंथी सरकारें हैं, कई जगह जो है आपको सरकारें मिलेंगी, राष्ट्रवादी सरकारें देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो सरकारों का स्वरूप है वो वहाँ की जनता के विचार और उनके महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। यानी जैसे इस समय भारत में दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी प्रकृति की सरकार चल रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये जनता के एस्पिरेशंस और महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है, क्योंकि राजनेता बहुत जल्दी जनता की महत्वाकांक्षाओं को भांप लेते हैं, हालांकि उसे वो जो है मैनिपुलेट भी करने में जो है भूमिका निभाते हैं। तो ये हमेशा होता है, ये कोई भी पार्टी है, सिर्फ एक कोई पार्टी की बात नहीं है। तो इसीलिए जो वीडियोज़ हैं इनका यही उद्देश्य है कि बी अवेयर, चाहे तो आप पॉलिटिकल, इसीलिए मैंने कहा कि आपके अंदर बेहतर वोटिंग बिहेवियर होना चाहिए, बेहतर पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए, जिससे आप ठगे जैसे ना जा सकें। फिर अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, जो ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, राजनीतिक सहभागिता, इसके अभिकरण क्या है। तो देखिए इसके एजेंसीज जो हैं अगर हम देखेंगे तो हमें विकसित देशों में ये बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर दिखाई देगा, जबकि संकीर्ण देशों में या जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है या डेमोक्रेसी का एक अच्छा स्वरूप नहीं है, वहाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर दिखाई देगा। जैसे आप देख लेंगे हांगकांग में चीन का नियंत्रण है, वियतनाम पर चीन का नियंत्रण है। ठीक है। अगर हम जापान को ही देखें तो वहाँ पूरे तरीके से डेमोक्रेसी नहीं, राजतंत्र और लोकतंत्र है। ऐसे ही हम अगर पाएँ तो कई देशों में जैसे श्रीलंका में, नेपाल में अक्सर जो है लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पर जो है जो जनता के एस्पिरेशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पर ध्यान न देकर कुछ वर्ग विशेष अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। जबकि विकसित देशों में अगर हम देखें या सक्रिय लोकतंत्र वाले राष्ट्रों में देखें तो ये कहीं अधिक और व्यवस्थित ढंग से जो है प्रतीत होता है। जैसे भारत हो गया, भारत में लोगों की अपनी स्वतंत्र सोच है, वोट देने का अपना अधिकार है, उस पर कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको जो है मैनिपुलेट उस हद तक नहीं करती, एक तरीके से मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं हो पाती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाती हैं,
हमारी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं और हमें अपनी पसंद की सरकार को लाने में मदद करती हैं। और अगर हम उसी तरह से यूरोपीय या पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ डेमोक्रेसी के और अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि वो समाज और पहले विकसित हो गए थे। इन मैकेनिज़्म को मेंटेन करने में वो भूमिका निभाते हैं। अगर हम इसको और व्यवस्थित ढंग से समझाने की कोशिश आप लोगों को करें, यानी जो भारतीय जो इस समय त्रिस्तरीय ढांचा है, तो उसमें भी ये अलग अलग स्तर पर देखने को मिलता है। क्योंकि भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, धर्म, है ना, पंथ, ये सब चीज़ें भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को जो है इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, है ना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय विमर्श के होते हैं। वहाँ जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है वो जो है अलग प्रकृति का होता है। वहाँ राष्ट्रवादी विचारों, राष्ट्र के मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। गरीबी, बेकारी, असमानता, कुपोषण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, राष्ट्र की रक्षा, समृद्धि, संप्रभुता जैसे मुद्दे आते हैं। जबकि जो क्षेत्रीय राजनीति होती है, यानी जब स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ मुद्दे क्षेत्रवाद के उभर कर आते हैं, रीजनल पॉलिटिक्स के विषय आते हैं। जब स्थानीय स्वशासन की बात होती है, यानी नगरीय पंचायत की और ग्रामीण पंचायत की, तो वहाँ पर फ्रेंड्स कैसे मुद्दे उभर कर आते हैं, उन विषयों पर जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, अछूतपन या जो है तमाम लोकल इश्यूज़, जैसे आप समझ सकते हैं कि राजस्व के मामले, जो है खेती से जुड़े मुद्दे, गांव में छोटे छोटे मामले होते हैं जैसे नाली के मामले, ऐसे चीज़ें जो है बहुत इफ़ेक्ट करती हैं जो है लोकल गवर्नेंस को। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लोकतंत्र को का सबसे व्यवहारिक उदाहरण हमें देखना चाहिए तो हमें पंचायतों के चुनाव को से हम वो ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मुद्दे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले होते हैं। तो वहाँ भी अलग अलग किस्म का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखने को तीनों चरणों पर हमें मिलता है। जहाँ अभी हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर कि जो है कुछ वर्ग विशेष ही अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, अपना प्रभाव जमाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसके टाइप क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के फ्रेंड्स। तो देखिए जो इसके जो जैसे कुछ स्तर पर इसे आप देख सकते हैं, इसके जो माध्यम हैं, जो राजनीतिक जो पार्टिसिपेशन है या मोबिलाइजेशन है, इसके जो माध्यमों में हम देखते हैं कि नेता अपनाते हैं चुनावी जो है तूफानी भाषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप समझते हैं कि अगर आप बिहार का इलेक्शन आप देखें, जब आप इसमें उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखें, इस समय आप देखें दिल्ली का इलेक्शन देखें और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन देखें, तो आप पाएंगे कि किस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा एक तीखे व्यक्तिगत हमले और बहुत ही मतलब ऐसी बातें की जाती हैं जो राजनीतिक नैतिकता के विरोध में भी उन्हें कहीं कहा जाना चाहिए। तो इस तरीके के व्यक्तिगत हमले भी होने लग गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमें खुद समझना होगा कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, है ना। फिर है कि जो भाषणों की जो बम्बार्डिंग होती है और कहीं ना कहीं उसमें ऐसे सिनेमाई फिगर्स को लाया जाता है। फिर तमाम ऐसे जो रीजनल इश्यूज़ उठते हैं, स्थानीय आंदोलन से जुड़ी मांगें उठने लगती हैं जैसे, और ठीक है उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे तमाम ऐसे दबाव समूह हैं जो काम करते हैं, जैसे किसान आंदोलन आप देखते हैं कि बहुत बड़ा साल भर चला आंदोलन रहा। फिर वो इसी तरह से इनमें एक स्पेशल फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है जो कहीं ना कहीं चुनाव को मोबिलाइज करती है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता की विचारधारा को मैनिपुलेट कर देती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो रिलीजियस ग्रुप हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो दबाव समूह हैं, जो ट्रेड यूनियन हैं और जो कास्ट समूह हैं, जाति समूह हैं, ये भी कैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में सहायक होते हैं। जैसे रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, तो जैसे भारत में लगभग 79.83% जनसंख्या, लगभग 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। तो कुछ खास विशेष पार्टियां एक खास तरीके के जो है
ग्रुप पर को टारगेट करती हैं, जाति धर्म समूह को टारगेट करके ही वोट पाती हैं। उसी तरह से इस्लाम की राजनीति होती है ना। तो यही दो बड़े संगठन हैं। मुसलमानों के जनसंख्या प्रतिशत लगभग 14-15% के आसपास है। तो अलग अलग पॉलिटिक्स होती है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है एक जो है स्वच्छ डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उनका होता है, जिससे वो एक जो है शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों के, उन विचारधाराओं के। फिर नौकरशाही, वो अपने कार्यों के द्वारा, अपने जो है लिए गए निर्णयों के द्वारा कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कराती है। फिर प्रेशर ग्रुप, जैसे तमाम किसान संगठन, छात्र संगठन, है ना, आयसा, AIBP, ऐसे तमाम समूह होते हैं। JNU के तमाम स्टूडेंट यूनियन हैं जो इस तरह से जुड़ते हैं और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं चुनाव की राजनीति को या राजनीतिक जो है परियोजना को। फिर ट्रेड यूनियन है, व्यापार संगठन है, वो भी इस तरह से काम करते हैं। और भारत में जैसा कहा जाता है, जाति भारत की सच्चाई है और जाति वो है जो जाति नहीं, तो है ना। तो जाति तो बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो या मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या रीजनल इलेक्शन हो, उन सभी में जो है कास्ट बेस्ड जो है लोगों को ही वो सीट दी जाती हैं, जिससे वो अपने क्षेत्र से जीत कर आ जाएं। अब इसमें जो है इस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बाधा पहुंचाती हैं, जैसे विदेशी जो है फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी मीडिया, ये जो है हमारे जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को हमारे कंट्री के या किसी भी देश के को बाधित करती है। फिर कई बार सैन्य संगठन ऐसा काम करते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, आप अफ्रीकी देशों में देख लीजिए, तो वहाँ सैन्य संगठनों का राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण है, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप तालिबान का देख लीजिए, अफगानिस्तान में हो गया ऐसा, है ना। और वैसे धार्मिक जो समूह हैं वो भी मैनिपुलेट करते हैं वोटिंग बिहेवियर पैटर्न को, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग समझेंगे इसके तत्व क्या हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के तत्व कौन कौन से हैं। तो जैसे सबसे पहली बात है, जैसे लामबंदी की स्थिति, लामबंद कर देते हैं। जैसे विपक्ष कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक भूमिका में दिखाई पड़ता है, जबकि उसका रोल होना चाहिए कि जनता का वह वर्ग जो सरकार से सहमत नहीं है या सरकार के खिलाफ उन मुद्दों को उठाना जो राष्ट्र के लिए, जनता के की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और ऐसा दिखाई भी देता है कई बार ये चीज़ें उनका टैक्टिकल उनका यूज किया जाता है, उनको अपने हितों की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। फिर है लक्ष्य के प्रति स्पष्टता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे माओ का सांस्कृतिक जो क्रांति का नारा था वो एकदम स्पष्ट थे, उसी तरह से मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो नज़रिया है वो एकदम स्पष्ट है। वही गांधी जी का जो अपना नज़रिया था देश को आज़ाद कराने का, सत्य अहिंसा के आधार पर वो और सत्याग्रह के आधार पर, वो एकदम बहुत ही कंक्रीट था, स्पष्ट था। वैसे ही अगला पॉइंट है निश्चित कार्यक्रम। तो निश्चित कार्यक्रम में जैसे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था और गांधी जी का आंदोलन था, चाहे तो चंपारण से लेकर हम भारत छोड़ो आंदोलन तक की बात करें, तो वो निश्चित कार्यक्रम अपनाते थे, उसे व्यवस्थित ढंग से लागू कराते थे और वो मूल्यों और नैतिकता के अनुसार होता था। वो कहते थे कि साधन और साध्य में जो है नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो है देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। वेल एस्टेब्लिश उनका जो है तरीका था, उसके आधार पर ही चलते थे, वरना आंदोलन में लाखों लोगों की भीड़ को, हजारों लोगों की भीड़ को व्यवस्थित कर पाना, अपनी विचारधारा के अनुरूप चला पाना सहज नहीं होता है। किसी एक घटना से पूरे आंदोलन की आलोचना होने लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये प्रयास रहा है कि हम आपको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी राजनीतिक परियोजना पर कुछ समझा सकें, कुछ बता सकें, उसका पूरा फिगर आपके सामने रख सकें। मेरी इस थोड़ी सी जो कोशिश है ये आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।